अब खबरें विस्तार से। दूसरे राज्यों के दूध कारोबार पर धामी सरकार की नजर है। धामी सरकार दूध कारोबार के लिए कार्य योजना बनाने में जुटी। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले दूध का बड़ा बाजार है। विभाग का अनुमान है कि दूसरे राज्यों से प्रदेश में रोजाना लगभग 4 लाख लीटर दूध की होती है आपूर्ति। प्रतिदिन होता है प्रदेश में 2 करोड़ का कारोबार। 2025 तक प्रदेश में उत्पादित दूध का उपार्जन और मार्केटिंग के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। दूध सरकारी समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 1,85,000 लीटर दूध का उपार्जन किया जाता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, धामी सरकार का दूसरे राज्यों के दूध उत्पादन पर नजर है, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। क्या कुछ योजना इसके लिए तैयार की जा रही है? जी देखिए, उत्तराखंड में जो दूसरे राज्यों से आने वाला दूध का एक बहुत बड़ा बाजार है और वहीं विभाग का अनुमान है कि दूसरे राज्यों से प्रदेश में रोजाना लगभग तकरीबन 4 लाख लीटर दूध की आपूर्ति हो रही है, जो 50 रुपए प्रति लीटर की दूध से दूध जो बिक रहा है। इस हिसाब से लगाया जाए तो एक दिन में तकरीबन 2 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है और सरकार की नजर बाहर से आने वाले दूध के कारोबार पर है। वो इसलिए क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं राजस्व का घाटा हो रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश में दूसरे राज्यों से अलग अलग कंपनियों का प्रतिदिन तकरीबन 4 लाख लीटर दूध आता है और इससे राज्य में जो सालाना लगभग है वो 900 करोड़ का कारोबार होता है और जो ये पैसा है वो सीधे प्रदेश से बाहर जा रहा है। और सरकार अब 2025 तक प्रदेश में उत्पादित दूध का उपार्जन और मार्केटिंग के लिए कार्य योजना बना रही है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले दूध के कारोबार की बात करें तो उन पर 25 से 30% राज्य में उत्पादित दूध की मार्केटिंग के लिए अब नई रणनीति बनाई जा रही है। वहीं अगर सौरभ बहुगुणा है, पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री, उनका कहना है कि 2025 तक उत्तराखंड को दुग्ध विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग को कार्य योजना बनाने के अब निर्देश दिए गए हैं। बाहरी राज्यों के दूध से प्रदेश में करोड़ों का कारोबार हो रहा है, जिससे राजस्व को तकरीबन घाटा भी हो रहा है और अगर खुद यहाँ पर बेचा जाए तो ये राजस्व की प्राप्ति भी होगी। और इसे देखते हुए सरकार का फोकस है कि दूध उत्पादन बढ़ाया जाए और इसकी मार्केटिंग की जाए स्फूर्ति। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। धामी सरकार द्वारा प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पास होने के बाद से ट्विटर, फेसबुक की ही नहीं बल्कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनिरपेक्ष के रूप में ट्रेंड हो रहे हैं। धर्मांतरण कानून के पक्षधर और साधु संत भी लगातार सोशल मीडिया और मीडिया डोमेन में आकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कसीदे पढ़ रहे हैं। बता दें कि सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि उत्तराखंड की धरती में कोई जबरन धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। इस तरह की गतिविधि में किसी का नाम आएगा तो उसे 10 साल की कैद हो सकती है। सरकार ने धर्मांतरण को लेकर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जो कार्य किया है, मैं पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे यशस्वी देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बहादुरी का कार्य किया है कानून बना करके। विशेषकर देवभूमि उत्तराखंड में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश से भी कड़ा कानून उन्होंने इसमें बनाया है। हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर धर्मांतरण उत्तराखंड के अंदर नहीं होगा और जो व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा या जिसकी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलितता होगी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंड दिया जाएगा और 10 साल का हमने इसमें कारावास का भी प्रावधान किया है। अन्य तरीके से भी लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये विधेयक विधानसभा में पास हो चुका है, अब जल्दी ही जो है कानून के रूप में सामने आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चमोली के युवा विपिन रावत की हुई मौत पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि कानून सभी के लिए एक जैसा है, कानून का नियमों का पालन करना जरूरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कानून सभी को न्याय मिलेगा। देखिए, आंदोलन की दृष्टि से अनेकों इस प्रकार के आंदोलन कर सीमा से हटकर
और न्यायिक प्रक्रिया को तोड़ने का प्रयास था, तो स्वाभाविक रूप से उस पर पुलिस अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई भी ना हो कि आंदोलन का लोकतांत्रिक महत्व भी समाप्त हो। तो कोई विषय है जैसे संज्ञान में आएगा उससे हम बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। शनिवार को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश भर में भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर अंकिता हत्याकांड को दबाने की कोशिश कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार राज्य में बेटियों की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। राजस्थान की कांग्रेस नेताओं की मांग है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाई जाए। जो अंकिता हत्याकांड जितना जघन्य अपराध है, उस अपराध को भाजपा सरकार और उनके जो प्रशासन है आज उनके अधीनस्थ जो काम कर रहा है, उसे खोलने की बजाय उसे उजागर करने की बजाय उसे लगातार दबाने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो प्रशासन के लोग हैं जो उनके खिलाफ सबूत थे दोषियों के, उन्हें भी लगातार मिटाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के एक मंत्री द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि वो वीआईपी कोई नहीं था, हर होटल में वीआईपी रूम होते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। हर घर में वो एक अंकिता होती है, इनके घर में भी अंकिता हो गई। किस तरीके से ये महिलाओं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, देवभूमि को शर्मसार इन्होंने किया है। हम मांग ये कर रहे हैं कि जो ये सीबीआई से इसकी जांच हो। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए करना होगा इंतजार। पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को 6 महीने से लागू करने के लिए संकेत दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट तैयार होना शुरू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की जिम्मेदारी रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को दी गई है। देसाई के नेतृत्व में गठित की गई कमेटी, ये कमेटी प्रदेश के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समाज तक पहुंचने की करेगी कोशिश। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, सिविल कोड के लिए अभी मंजूरी नहीं दी गई है सरकार की तरफ से, इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है, तमाम जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश वासियों को भी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को 6 महीने में लागू करने के संकेत दे दिए हैं। जी वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राज्य सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है और इसमें दावा किया गया है कि आगामी 6 महीने में इस ड्राफ्ट को तैयार कर इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसके ड्राफ्ट को लेकर स्थितियां अभी कुछ स्पष्ट भी नहीं हो पाई हैं। धामी की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की जिम्मेदारी रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित कमेटी को दे दी गई है और यह माना जा रहा है कि यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। लेकिन फिलहाल इसके ड्राफ्ट को तैयार करने में अभी कुछ समय लगता दिखाई दे रहा है। इससे राज्य सरकार अब इस कमेटी के कार्यकाल को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि यह कमेटी अब मई 2023 तक अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंप देगी। जब इस बाबत धामी सरकार से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भौगोलिक विषमताओं, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की स्थिति और सबसे बड़ी बात है कि लोग इस कानून के पीछे स्वीकार्यता, मतलब लोगों की स्वीकार्यता को बढ़ाने और जन जागरूकता और समाज के हर एक व्यक्ति से बात करने के बाद यह यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार किया जाएगा। चाहे वो हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी वर्ग के लिए समान, सभी वर्ग के लोगों से जाकर के अधिकारी लोग यहाँ पर स्टाफ सभी जाकर के मुलाकात करेंगे और उनसे इसके विषय में जानकारी लेंगे, उन्हें बताएंगे। उसके बाद इस कमेटी के उसी के आधार पर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद सरकार को सौंप दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है समान नागरिक संहिता। इसका अर्थ है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए।
चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। क्योंकि अभी यदि देखा जाए भारत में तो हिंदू कोड, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज कोड है, तो उसके अंतर्गत, और मुस्लिम के लिए एक अलग विवाह की एक अलग प्रथा है, एक अलग कानून है, तलाक का एक अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा आए दिन सरकार के पास भी सवाल या निशान खड़े होते हैं, और साथ ही साथ कोर्ट में भी कई मुकदमे इस तरीके के पहुंचते हैं जिसको लेकर के फैसला कर पाना काफी कठिन होता है। तो इसी को देखते हुए समान नागरिक संहिता कानून को धामी सरकार प्रदेश में लाने का प्रयास कर रही है, जो आगामी 6 महीने में के भीतर तैयार हो जाएगा। इस कानून को आने से सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जगह पूरे प्रदेश में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सभी के लिए एक ही कानून बनेगा। एक ही कानून के अंतर्गत विवाह भी होगी, उसी कानून के अंतर्गत विवाह विच्छेद यानी कि तलाक भी हो जाएगी होगी, और का तरीका रहेगा, और जमीन जायदाद के बंटवारे का भी समान कानून होगा। मतलब अब को सभी एक कानून के अंतर्गत बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड से पहले यह कानून गोवा में यह कानून चल रही, बहुत पहले ही बनाया जा चुका है, और यह कानून वहाँ पर लागू हो गया है गोवा में। तो ये करीब 1961 में ही बताया, 1961 में ही गोवा ने इसे लागू कर दिया था, इस समान नागरिक संहिता कानून को। उसके बाद उत्तराखंड राज्य में इस कानून को लागू किया जाएगा। यह अपने आप में धामी सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि प्रदेश से जब धामी सरकार, धामी पार्ट 2 जब मुख्यमंत्री पद पर का शपथ ग्रहण किया, तो उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले यह कहा कि उत्तराखंड जो विविधताओं वाला देश है, लेकिन विविधताओं को हटाते हुए अब सिर्फ एक चीज रखा जाएगा, वो भी एक कानून बनेगी। एक कानून के अंतर्गत सभी को सजा होगी, सभी के लिए प्रथा होगी, विवाह प्रथा होगी, सभी कोई यानी एक कानून के अंतर्गत बन जाएंगे, तो जिससे न्यायपालिका को भी न्याय करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, और लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता है वो नहीं होगी। जैसा कि आप देख चुके होंगे कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर कई सालों से विवाद भी चलते आ रहा था। इस चीज को देखते हुए धामी सरकार का एक बहुत अच्छा यह प्रयास है, और धामी सरकार जो अपने वादे हैं उसको वादे को जल्द ही पूरा 6 महीने में कर देंगे। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धामी सरकार ने उत्तराखंड में सूचना आयुक्त की नियुक्ति की है। राज्य आंदोलनकारी और पत्रकार योगेश भट्ट बने सूचना आयुक्त। प्रभारी सचिव SN पांडे की ओर से आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने किया ये चयन। समिति ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल और कैबिनेट मंत्री चंदन राम की नियुक्ति की। योगेश भट्ट उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे। धामी सरकार ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति दी। हरिद्वार में पुलिस विभाग द्वारा दी गई पदोन्नति के बाद एडिशनल सब इंस्पेक्टर बने कर्मचारियों को SP अजय सिंह द्वारा स्टार पहनाकर उज्जवल भविष्य की बधाई दी गई। इस मौके पर अजय सिंह ने कहा कि आप लोगों के समाज हित के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ गई है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उनकी भूमिका प्रशंसनीय, निष्पक्ष होनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश निर्गत किए गए थे, जो हमारे हेड कांस्टेबल्स थे उसमें काफ़ी संख्या में लोगों को जो है एडिशनल सब इंस्पेक्टर का जो है पद दिया गया था। इसके क्रम में हरिद्वार में भी जो है 40 लोग का ऐसा प्रमोशन मिला था, और इनमें से 14 लोग जो है ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। काफ़ी लोग आज बुलाकर इसमें एक तरह से पेपिंग सेरेमनी करके उनका जो सम्मान किया गया और उनको स्टार्स पहनाया गया हमारे अधिकारियों द्वारा, और इनकी शुभकामनाएं भी दी गई कि भविष्य में और ये आगे बढ़े, और जो इनको ये पावर मिला है, एडिशनल जो प्रमोशन मिला है, इसके अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाएं। इस संबंध में आज एक सभी को सम्मानित किया गया और स्टार्स पहनाए गए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर में, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। गायन की होती है, और इसकी शुरुआत होती है अनुशासन से। हम सब जानते हैं कि अनुशासन अगर व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासनहीन
नागरिक या अनुशासनहीन छात्र। पूर्व वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया अपनी इसी मिट्टी अर्थात उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के गांव कोरस के मूल निवासी हैं। 15 जून 1980 को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ भारतीय सेना में वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में अपना करियर प्रारंभ करने वाले पूर्व वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल भदौरिया 42 वर्षों की सुदीर्घ सेवा के दौरान दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांग छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हुए सभी का मन मोह लिया। शहर की तमाम संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कल्याणम भवती समिति द्वारा खास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यहां अध्ययनरत छात्रों ने अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को समान निखारा। वहीं कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे लोगों को दिव्यांग बच्चों ने हस्त निर्मित कार्ड गिफ्ट किए। क्योंकि सर एक ऐसा दिवस है जो स्पेशल दिवस दिव्यांग बच्चों के लिए मनाया जा रहा है, और सर बाकी दिवस तो सब बढ़ चढ़ के मनाते हैं, लेकिन इसको भी एक स्पेशल रूप से मनाना चाहिए। मैं खुद 80% दिव्यांग हूँ और एक जिस ऊर्जा के साथ काम करना चाहती हूँ उसी ऊर्जा के साथ ये बच्चे भी आगे बढ़े। विश्व दिव्यांग दिवस मनाने का मेन जो मकसद है वो ये है कि दिव्यांग लोगों के प्रति आम जनता को जागरूक करने का मेन मकसद है। इसके साथ साथ हमारी केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे दिव्यांगों के लिए अच्छी योजनाएं चलाई हैं कई तरह की। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित महिला ने बीती 24 नवंबर को थाने में तहरीर के माध्यम से बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर से गायब है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। बीती 1 दिसंबर को लड़की बरामद कर ली गई, जिसमें लड़की ने बताया कि उसे एक नासिर नाम का लड़का बहला फुसला कर ले गया था और उसे जसपुर निवासी एक महिला के घर रखा गया था। वहां पर नासिर के अलावा अरमान और अकबर समेत 3 लोगों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। तो लड़की द्वारा बताया गया कि उसे एक नासिर नाम का लड़का बहला फुसला के लेके गया, उसे एक आयत नाम की महिला के घर में रखा गया, जहां 3-4 लोगों द्वारा उसके साथ 2-3 लोगों के द्वारा उनके साथ गलत कृत्य किया गया। कुकृत्य करने वाले इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस महिला द्वारा संरक्षण दिया गया था उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। काशीपुर में बीते 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव न कराए जाने का आरोप लगाते हुए इस वर्ष डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर और अन्य मांगों को लेकर छात्र महाविद्यालय की छत पर आत्मदाह करने की मंशा से पेट्रोल की बोतल लेकर महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर पहुंचे आईटी थाना पुलिस ने मुश्किल छात्रों को समझा बुझाकर नीचे उतारा। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को सौंपा। सर हमारी मांग ये है कि सर कॉलेज के अंदर चुनाव होना चाहिए और चुनाव होगा तो बदलाव होगा और नए लीडर आने चाहिए जिससे कॉलेज में काम हो। बहुत सारी व्यवस्था ख़राब है कॉलेज के अंदर। जो नए बच्चे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं क्या से क्या होना है और फीस बढ़ा दी है। एग्जामिनेशन में फीस वो कम होना चाहिए। हाँ, ये चुनाव की ही उनकी मांग थी और इसी संदर्भ में उन्होंने मुझे एक ज्ञापन भी दिया है। तो ये पत्र उन्होंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को संबोधित किया है। तो मैं इस पत्र को कवरिंग लेटर बनाऊंगा और मंत्री जी को प्रेषित करा। पौड़ी शहर में गुलदार का दिखना और बेखौफ तरीके से घूमना एक आम बात हो गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में गुलदार लगातार दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। वहीं मुख्य वन संरक्षण गढ़वाल सुशांत कुमार पटनायक उन इलाकों में भ्रमण किया जहां पर लगातार गुलदार दोपहर और शाम को होते ही दिखाई देने लगता है। सुशांत पटनायक ने कहा कि ये गुलदार उन इलाकों में अधिकतर देखे जा रहे हैं जो कि जंगलों से सटे हुए हैं या जिन क्षेत्रों में अधिक झाड़ियां या गुलदार के छिपने का आसान माध्यम है।
वहां पर गुलदार आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम द्वारा उन सभी इलाकों में मुस्तैदी के साथ गश्त की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना क्षेत्र में ना हो सके। शहर के आसपास अभी जो गुलदार दिखाई दे रहा है, इस संबंध में हमारे स्टाफ नियमित रूप से गश्त कर रहे हैं और हमारी क्विक रिस्पांस टीम QRT पूरी साजो सामान के साथ लोगों में कॉन्फिडेंस देने के लिए पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं। और जहां पर लेपर्ड दिखाई दे रहा है वहां पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत जन मानस की क्षति ना हो। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है पैनी गांव, जिस पैनी गांव में विगत 8 वर्षों से जीतू बगड़वाल नृत्य का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि हर दिन जीतू बगड़वाल नृत्य को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में हर दिन काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि आजकल पहाड़ों में कड़कड़ाती ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में भी भक्तों की आस्था किस तरह से भारी दिखाई दे रही है, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और आखिर में एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।